और रोजगार मंत्री के साथ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बैठक हुई। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने हुई जो चर्चा उसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ईएसआई अस्पताल और डिस्पेंसरी के मुद्दों पर बात हुई, जिसमें गुरुग्राम के 500 बेड वाले ईएसआई अस्पताल पर चर्चा हुई। साथ ही 100 बेड के 5 अस्पताल की प्रगति रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि ईएसआई विभाग के साथ जल्द ही स्वास्थ्य विभाग एक एमओयू करेगा और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पर्यावरण मंत्रालय के साथ मिलकर गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक जंगल सफारी शुरू करने की परियोजना है। लगभग 10,000 एकड़ के जंगल सफारी की सीमाएं निश्चित की गई हैं। इसके डिजाइन तैयार करने के लिए कई कंपनियों को भी आमंत्रित किया गया है। हमारे श्रम मंत्री एवं पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी के साथ हमारी जो मीटिंग थी, कुछ विषय जो आज चर्चा में आए हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण विषय तो ये था कि ईएसआई हॉस्पिटल्स हैं हमारे और ईएसआई की जो डिस्पेंसरीज हैं वो बहुत जगह पर हमने बनाने की जो पहले से विचार किया हुआ है, उसकी प्रगति क्या क्या है। उसके अंदर कुछ डिस्पेंसरीज का विषय था, 12 तो डिस्पेंसरीज हैं, 5 जो 100 बेडेड हॉस्पिटल्स हैं और 500 बेडेड हॉस्पिटल गुरुग्राम का है और इसी प्रकार से नर्सिंग कॉलेज का विषय है। तो ऐसे बहुत विस्तार से उन सब बातों पर डिपार्टमेंट्स ने जो काम किए हुए हैं उस पर विचार किया और बहुत जल्दी उनके सबके परिणाम निकलेंगे। द्वारका पुलिस उपायुक्त शंकर चौधरी ने ग्रामीण क्षेत्रों के प्रधानों से जनसंवाद किया है। इस कार्यक्रम का आयोजन द्वारका सेक्टर 3 में किया गया। कार्यक्रम का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस और जनता के बीच में संवाद कायम करना था। इस दौरान तकरीबन 250 मुखियाओं के साथ में संवाद किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था और पनपती गैंगवार को लेकर चर्चा की गई। पुलिस उपायुक्त शंकर चौधरी के मुताबिक ये एक नई परंपरा है। कार्यक्रम के दौरान पुलिस उपायुक्त शंकर चौधरी ने अपना मोबाइल नंबर साझा करते हुए लोगों से सहयोग की अपील की। आपका नाम क्या हुआ श्रीमान? और आपके जो न्यायकारी जो कृष्ण थे के लिए एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो समाज का भी फर्ज बनता है कि उस अधिकारी का मनोबल बढ़ाने के लिए उसको सम्मानित किया जाए। उसी कड़ी में हमने कार्यक्रम किया पालम 360 की तरफ से। मिशन विस्तार कप्तान आपके द्वार है। हमारे कम्युनिटी पुलिसिंग जैसे भूतकाल में दिल्ली पुलिस करती आई है, वैसे ही ये प्रोग्राम है। इसको यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के शब्दावली में रखा गया है ताकि लोग ज़्यादा जुड़े। यहाँ कप्तान शब्द और ये जो इनकी संवेदना है उनसे उनके शब्दावली को उठाकर इस कम्युनिटी पुलिसिंग का एक नया रूप दिया गया है। ये प्रोग्राम्स हर जगह हो रही हैं और इसको मेरे व्यक्तिगत निगरानी में किया जा रहा है। एडिशनल डीसीपी 1 और 2 को भी मीटिंग्स लेनी होती हैं, एसीपीज़ को भी लेनी होती हैं, मगर शुरुआती दौर है और शुरुआती दौर में मैं हर मीटिंग में मैं खुद मौजूद हो रहा हूँ। आम आदमी पार्टी मुख्यालय में दुर्गेश पाठक ने पत्रकारों को संबोधित किया और दिल्ली में चल रहे एमसीडी के बुलडोजर अभियान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी गरीबों के रोजगार को उजाड़कर उन्हें बेरोजगार बना रही है। आज एमसीडी का बुलडोजर कार्रवाई राजेंद्र नगर के इंद्रपुरी में हुई, जहां पर 30 से 35 अवैध निर्माण को गिराया गया है। दुर्गेश पाठक ने एमसीडी पर आरोप लगाया है कि ये सभी बिजली का बिल भरते हैं और टैक्स देते हैं और 35 से 40 सालों से अपना रोजगार चला रहे हैं, तो ये सब अवैध कैसे हो गए। बहुत ही कहर ढाया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वहां पे एमसीडी के द्वारा। साथियों, आज नारायणा इंडस्ट्रियल फेज 1 के कुछ साथी जिनके दुकानों पे ऐसा किया गया मेरे साथ बैठे हुए अपनी आप बीती बताएंगे आपको कैसे कैसे हुआ। वहां पे लगभग 30 से 40 दुकानें मुश्किल से 15 से 20 मिनट के अंदर पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। उनका आप वहाँ में से, मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे साथी वहाँ पे गए भी थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग की, आप लोगों को वहाँ की स्थिति का अंदाज़ा हो चुका होगा। कह रहे हैं कि अनऑथराइज्ड दुकानें थी, अवैध दुकानें थी, इंक्रोचमेंट दुकानें थी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कहा कि दिल्ली सरकार एकल उपयोग वाले प्लास्टिक की चीजों के स्थानों पर विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए 1 जून से साप्ताहिक मेले का आयोजन करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार दिल्ली स्टार्टअप नीति के तहत एसयूपी चीजों के विकल्पों के उत्पादन में लगी इकाइयों को प्रोत्साहित राशि भी देगी। इस नीति का लक्ष्य सफल कारोबार खड़ा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके राष्ट्रीय राजधानी में उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं उसका अल्टरनेट कैसे मिलेगा। इन्हीं दो बिंदुओं को लेकर के आज अलग अलग विभागों के साथ इसके समाधान के लिए अलग अलग जो स्टार्टअप जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनके साथ ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिससे कि इसके समाधान की तरफ हम लोग बढ़ सकें। आज हमने यहाँ पर स्टॉल भी लगवाए, लगभग 17 ऐसे स्टार्टअप या ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक के जो उपयोगी सामान हैं उनका विकल्प क्या हो सकता है उसको प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं दिल्ली परिवहन विभाग और डीटीसी कर्मचारियों को अब एक सप्ताह में एक दिन डीटीसी और क्लस्टर बसों में यात्रा करनी होगी। परिवहन विभाग की ओर से ग्रुप ए और बी के कर्मचारियों के लिए ये फरमान जारी किया गया है। कर्मचारी सप्ताह में एक दिन यात्रा करके व्यवस्थाओं का फीडबैक देंगे। कर्मचारियों को बसों की व्यवस्था और संचालन संबंधी तमाम जानकारी विभागीय अधिकारियों को देनी होगी। दरअसल राजधानी दिल्ली में 7,000 से ज्यादा क्लस्टर बसों का संचालन होता है। दिल्ली सरकार की ओर से परिवहन विभाग को लगातार बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में अब दिल्ली परिवहन निगम और डीटीसी के ग्रुप ए और बी के कर्मचारियों को बसों के भीतर साफ सफाई, यात्रियों के साथ बस चालकों का व्यवहार, गाड़ियों के स्टॉपेज पर अब पहुंचने पर जो समय है, सुरक्षा है, व्यवस्था को लेकर क्या स्थिति है, इन सभी बिंदुओं पर अपनी प्रतिक्रिया देनी होगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया है कि केजरीवाल सरकार की इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल के प्रति प्रोत्साहित करना और सड़क पर ट्रैफिक को कम करके वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है। दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर आमजन इन दिनों बड़ी मशक्कत कर रहे हैं और दिल्ली के कई इलाकों में पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। अगर कहीं पानी आता भी है तो बदबूदार और गंदा होता है, जिसके कारण दिल्ली वालों को इस समय खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी जमीनी हकीकत जानने के लिए हमारे संवाददाता ने दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 8 पॉकेट A1 में स्थानीय लोगों से खास बातचीत की है। आपको भी दिखाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। इस समय मौजूद है राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 8 के A1 पॉकेट के अंदर। लोगों का यह कहना है कि पानी यहाँ पर आ ही नहीं रहा, तो ऐसे में लोग हैं उनसे हम बात करते हैं, क्या कुछ समस्या बनी रहती है यहाँ पर। मैम नाम बताएं अपना। मंजू गोयल। मंजू जी, पानी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पानी की कैंस भी रखी है, जग्स भी रखे हैं, कितनी समस्या रहती है पानी की? बहुत समस्या, अभी तो बताया ना सब। एक्चुअली है भी ऐसा नहीं कि 2-4 दिन से, ये महीनों से है। महीनों से पहले शाम को आता था, पर मेनली मुझे ऐसे लग रहा है कि हमारी लाइन ही, ये लाइन और पीछे वाली लाइन, देयर आर 2 लाइन, तो शायद एक लाइन उधर में है, तो इट इज़ लाइन प्रॉब्लम और इट इज़ नॉट द होल कॉलोनी प्रॉब्लम। देयर इज़ बट scarcity of water, absolutely no water in this line। जैसे आज बिल्कुल इस समय से आप इस पे कंप्लेंट कर रहे हैं? बहुत समय हो गया, महीने हो गए। बोर्ड इंस्पेक्टर पुनीत जी हैं ये, इनको रेगुलर, अब तो उन्होंने फोन उठाने ही बंद कर दिए हैं हमारे, और उनका पिछले 15 दिन से एक ही रिप्लाई, मैडम शाम तक हो जाएगा। हैदरपुर से बंद है, हैदरपुर से बंद है। जैसे कि हमने यहाँ कुछ महिलाओं से जानकारी ली और जानकारी में उन्होंने बताया कि रात को जग जग कर भी वो पानी के लिए यहाँ पर जूझते रहते हैं, उनकी नींद भी पूरी नहीं हो रही है। तो ऐसे में जरूरत है कि दिल्ली जल बोर्ड भी इस और ध्यान दे, क्योंकि लोग यहाँ ये भी कहना है कि अब वो कंप्लेंट्स करते हैं तो कंप्लेंट्स का उन्हें रिप्लाई भी नहीं मिलता। कैमरामैन विजय के साथ मैं रोहित कुमार, नेटवर्क 10 दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना के लिए यूनिवर्सल पीस फेडरेशन की ओर से शांति दूतों का सम्मान किया गया। इसके लिए आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक अजय दत्त, सांसद एनडी गुप्ता, सांसद कुंवर दानिश अली और नेपाल के पूर्व मंत्री एकनाथ ढकाल मौजूद रहे। और आपको बता दें कि कार्यक्रम में दिल्ली के कोरिया में शांति की पहल करने वाली संस्था यूनिवर्सल पीस फेडरेशन ने आयोजित किया, जिसमें कि देश विदेश के नामचीन लोग शामिल रहे। वहीं सभी ने पूरे विश्व में शांति बहाल की प्रार्थना की। यूनिवर्सल पीस फेडरेशन वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो पीस पे काम करते हैं, जो शांति के लिए पूरे वर्ल्ड में काम करते हैं। तो जो अभी पिछले महीने एक वर्ल्ड पीस समिट कंप्लीट हुआ है, उसका आज का इंडिया चैप्टर का ये फाइनल कंक्लूजन है। और
पूरे वर्ल्ड के जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं, लीडर्स हैं, वो सब मिलकर विश्व में शांति रहे इस विषय पर बात करते हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आज अखिलेश यादव पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि अखिलेश यादव को शिष्टाचार अपने पिताजी मुलायम सिंह यादव से सीख लेना चाहिए, जो खुद एक शिष्टाचार ही हैं। जिन्हें राजनीति पारिवारिक विरासत में मिली हो वो उसकी अहमियत नहीं जानते। लोकतंत्र का विधायी काल का ये काला दिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा का वो इसलिए है कि असंसदीय शब्दों का प्रयोग किसी को भी किसी भी सदन में नहीं करना चाहिए, और ख़ास तौर से उस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए जो कई बार लोकसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य रहे हों और उत्तर प्रदेश जैसे बड़ी राज्य में लीडर अपोजिशन हो। ये उनकी निराशा, हताशा, खीस और डिप्रेशन का प्रतीक है, और ऐसे अभी आप कई स्टेटमेंट की उम्मीदें हम लोग उनसे करते हैं, क्योंकि वो अभी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतरे नहीं हैं मानसिक रूप से, और शिष्टाचार सीखने के लिए उन्हें कहीं नहीं जाना चाहिए। श्री मुलायम सिंह यादव स्वयं में एक शिष्टाचार की प्रतिमूर्ति हैं, तो उनको उन्हीं से सीख लेना चाहिए सब। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से जब पत्रकारों ने भारतीय जनता पार्टी के 8 साल के कार्यकाल के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि 8 साल की उपलब्धियां बताएं, तो उन्होंने अपने ही बेबाक अंदाज में जवाब दे दिया है। क्या कुछ कहा वो आप भी सुनिए। करेगा श्री दास के रामायण की उस पंक्ति की तरह है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जिसको जैसा दिखता, जिसने जैसा देखने की कोशिश करेगा, ये 8 साल वैसा दिखेगा। अगर राहुल गांधी के तरह चश्मा रहेगा भारत विरोधी, तो राहुल गांधी की तरह दिखेगा। और जिसको लगेगा आत्मनिर्भर भारत, जो आज पहली बार देश में रक्षा मंत्रालय ने अपने इंपोर्ट को कितना कम किया, आयात को, ये दुनिया ने देखा है। ये आत्मनिर्भर भारत, और एक नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति ने जिस ढंग से कोविड पर प्रधानमंत्री की तारीफ की, उसके बाद कुछ कहने को बचता नहीं है। इसीलिए मैंने कहा हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जय हो। 23 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे होंगे और इस मौके पर बीजेपी देश भर में बड़े स्तर पर इन्वेस्ट कार्यक्रम करने जा रही है और उसकी तैयारी के लिए बीजेपी के दिल्ली हेडक्वार्टर में केंद्रीय मंत्रियों और सीनियर बीजेपी नेताओं की बैठक भी हुई। ये जो कार्यक्रम होगा 30 मई से 14 जून तक आयोजित किया जाएगा। बीजेपी मुख्यालय में होने वाली मीटिंग की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा महासचिव बीएल संतोष और सभी केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। वहीं बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी सांसदों को पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई। चार जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर बुधवार को अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी गोरखपुर पहुंचे। गोरखपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के गोरखनाथ मंदिर भ्रमण और दर्शन के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की और जायजा लिया। हालांकि अवनीश कुमार अवस्थी ने गोरखनाथ मंदिर का भ्रमण किया। उन्होंने महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी का दर्शन भी किया और गौशाला में गायों को हरा चारा खिलवाया। इस दौरान वो राष्ट्रपति के भ्रमण कार्यक्रम को लेकर निरीक्षण भी करने पहुंचे। 4 जून को गोरखपुर का दौरा है। अपर मुख्य सचिव यहां पर पहुंचेंगे। काफी अहम ये दौरा है। अवनीश अवस्थी ने तैयारियों को परखा है और 4 जून को राष्ट्रपति गोरखपुर जाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गोरखपुर पहुंचेंगे और उसके चलते अब तैयारियां लगातार जोरों पर हैं। वहां पर राष्ट्रपति पहुंचेंगे, किस तरीके के वहां पर कार्यक्रम होंगे उसको लेकर तैयारियों का जायजा आज लिया गया।
दिल्ली में नगर निगम एक करने के बाद निगम भंग कर दिया गया है और वहीं निगम के एमसीडी जो कर्मचारी हैं वो बड़े अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। दिल्ली में कूड़ा घरों में, कूड़ा रोड पर भरा हुआ है और कहीं आने जाने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की सुने तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हमारे पास अब कोई जनप्रतिनिधि नहीं है जिससे कि हम समस्या पर बात कर सकें और इसी के चलते लोगों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द निगम चुनाव कराए जाएं ताकि हमें हमारा जनप्रतिनिधि मिल सके और हम अपनी समस्या उनके पास लेकर जा सके ताकि कोई भी निगम कर्मचारी अपनी मनमर्जी ना कर सके और अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करे। ये ज़्यादा भरा रहता है और उसके बाद यहाँ पे जब बरसात होती है और ज़्यादा स्थिति खराब जाती है। यहाँ पे कीड़े वगैरह डोलने लगते हैं और जब आना जाना होता है तो लोग बाग जो अपने रिश्तेदारों वगैरह को लाते हैं वो फिर आगे से लेके आते हैं, आगे पीछे गली से यहाँ से आने जाना एकदम बंद हो जाता है और ये एकदम लगा रहता है। ये तो थोड़ा 19-20 वैसे दिख रहा है। अभी आप मतलब एक दिन आगे पीछे आइए, 1-2 घंटे पूरा बाहर तक आ जाएगा। ये शाम को आप मंडी लगाने मतलब आते हैं यहाँ पे लोग बाग, तो उसके बाद यहाँ की स्थिति ऐसी आती है कि यहाँ पे निकलने मन नहीं करता और एनी टाइम स्मेल, बदबू वगैरह सब कुछ। राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में अतिक्रमण के बाद दोबारा से लोगों ने अवैध कब्जा करना अब शुरू कर दिया है। इलाके में लोगों ने दोबारा से झुग्गियां बनानी शुरू कर दी हैं। दरअसल पीडब्ल्यूडी के नाले के निर्माण के लिए अवैध कब्जा हटाया गया। सालों से लोगों ने यहां पर कब्जा किया हुआ था। अवैध कब्जे के चलते लोगों को काफी परेशानियां होती थी और इसी के चलते इन पर कार्रवाई की गई है, जिसके बाद लोगों ने दोबारा से अवैध कब्जा करना शुरू कर दिया है और झुग्गियां बनानी शुरू कर दी है। पास में ही विधायक ऑफिस है जिसके पास लोग अवैध तरीके से कब्जा करके झुग्गियां बनाने का काम कर रहे हैं। हमारे ऑफिस के बाहर रोडों पे वो भी पुराना लगा हुआ है, बहुत पुराना लगा हुआ है। वो एक झुग्गियां हैं जो बहुत पुरानी लगी हुई है और उसके लिए बार बार कार्रवाई होती है। पुलिस तो पहले उनको बता देती है, अभी एमसीडी वाले बता देते हैं जो कि हम आ रहे हैं और एमसीडी वाले समय समय पे उन पे पैसा लेके जाते हैं। जिंदपुर स्थित सांस्कृतिक ग्रीन फार्म हाउस में भीषण आग लग गई। यह फार्म हाउस जो है काफी समय से सील था और बताया जा रहा है कि फार्म हाउस में रखे सामान में आग लगी है, जिसके बाद मौके पर दमकल की तकरीबन 7 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। इन्हीं खबरों के साथ दिल्ली लाइव में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।